हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। आप सोच रहे होगे सर ये कौन सी जगह पे आ गए, है ना। सीधा पैनल से स्लाइड्स पर मतलब अभी तो आप पूरे उसमें खड़े हुए दिख रहे थे और यहाँ पर आप कैसे बैठे हुए दिख रहे हो। देखो बच्चे, अभी पैनल हमारा में पैनल में थोड़े से इशू चल रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस रोक नहीं चल सकता। मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि पैनल का वेट कर लूँ तब तक वो सही हो। ठीक है, तो लेक्चर तो मुझे एक रेगुलरिटी पे आप लोगों को देना ही है। सो समझा मैं वहाँ पे रहूँ, समझा मैं वो यहाँ पे भी रहूँ, टीचर से ही मैं ओके। तो लेक्चर नहीं रोक सकते गाइस, अब है ना। कई पैनल के वेट में आप लोगों के लिए करता रहूँ और आप लोगों का इसमें डेज निकलते रहें। और जैसे कि मैंने बोला कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है हम हमारे लिए। ठीक है, टाइम को हम पूरा यहाँ पे यूज़ करके हुए चलेंगे। सो मैंसुरेशन 2D कर रहे हैं गाइज हम। ओके, मैंसुरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैंसुरेशन के अंदर बच्चे 2D मैंसुरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर आपका 3D मैंसुरेशन। यहाँ पर आज मैं आप लोगों के आज आप लोगों के सामने 2D मैंसुरेशन के सारे कंसेप्ट रख दूंगा। जिस जिस चीज़ के ऊपर, जिस जिस आपकी पॉलीगन के ऊपर या फिर जिस फिगर के ऊपर भी मैंसुरेशन 2D के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं गाइज, वो सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। वो सारी फिगर्स आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, आज के वन शॉट के अंदर आपका 2D मैंसुरेशन रहेगा और नेक्स्ट वन शॉट के अंदर आपका 3D मैंसुरेशन रहेगा। तो मैंसुरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंसुरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते हैं इसके क्वेश्चन के काफ़ी ज़्यादा। और CUT के अंदर आपका पिछली बार जनरल टेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हम मैंसुरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, अब बात रही देखो ज्योमेट्री की। सर ज्योमेट्री कब करवाओगे? तो बेटा देखो, ज्योमेट्री कराने से बढ़िया मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाना प्रेफर करूँगा। बिकॉज ज्योमेट्री के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बने भी नहीं थे कंपैरेटिवली जैसे मैंसुरेशन के बने हैं। और ज्योमेट्री इतना बड़ा हमारा चैप्टर है कि उसके अंदर 5-6 क्लासेस आप लोगों की जाएंगी और उतने दिनों में आप लोगों का यहाँ पर एग्ज़ाम करीब आ जाएगा ना। तो उससे बढ़िया क्या है कि हम जितने दिनों में ज्योमेट्री के इतने क्वेश्चंस बनते भी नहीं है और जितने बनेंगे वो सारे हम प्रैक्टिस जो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप लोगों को करवाऊंगा गाइस, वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाएंगे अपना ज्योमेट्री। ओके, ठीक है। जब आप लोगों के सामने वो ज्योमेट्री का कोई भी कंसेप्ट आएगा तो मैं वहाँ पे थोड़ा उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह दे दूंगा। ओके, सो मैंसुरेशन 2D हम यहाँ पर कर रहे हैं। बिकॉज अगर मैं अभी ये सब ज्योमेट्री वगैरह कराने बैठ गया तो आप लोगों का बड़ा लंबा जाएगा ना, वो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अब हम। ट्राइंगल, सबसे पहले हम देखो ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। अच्छा देखो, बेसिकली मैंसुरेशन के अंदर दोस्तों, मैंसुरेशन के अंदर बेसिकली हम एरिया की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं। ठीक है, पेरीमीटर की बात करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे 3D मैंसुरेशन की बात करता हूँ तो गाइज यहाँ पर आपका टोटल सरफेस या एरिया आता है, कट सरफेस एरिया आता है एंड वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्षेत्रफल और परिमाप अगर मैं हिंदी के अंदर बोलूँ तो उसके ऊपर डिस्कशन होती है हमारी मैंसुरेशन के अंदर। अगर आप बोलोगे सर एंगल्स वगैरह कहाँ पर आते हैं, एंगल्स हो गया, लाइन हो गया, या फिर ये वाला एंगल बताओ, ये वाली लाइन फाइंड करके बताओ, वो सब गाइज हमारा ज्योमेट्री के अंदर आता है। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पर हमारे एरिया फाइंड करने के लिए बोलेगा, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोलेगा दोस्तों, रेडियस फाइंड करने के लिए बोलेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर हमसे पूछता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना मैंसुरेशन। सो ट्राइंगल की बात सबसे पहले करेंगे बिकॉज ट्राइंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। अगर कोई भी एक मैं जनरल ट्राइंगल लेता हूँ, जनरल ट्राइंगल की बात करूँ, कोई भी स्पेसिफिक ट्राइंगल की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया या फिर कुछ भी एक ऐसा, मतलब कोई भी स्पेसिफिक ट्राइंगल की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो जनरल ट्राइंगल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सो जनरल ट्राइंगल के अंदर आपका जो पैरीमीटर होता है, अगर मुझे किसी भी ट्राइंगल, कोई भी एक जनरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो अगर कोई भी एक जनरल ट्राइंगल है, अगर मुझे उसकी पैरीमीटर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसकी तीनों साइडों को ऐड कर दूंगा, ये मेरा पैरीमीटर आ जाएगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे सेमी पैरीमीटर का मतलब निकालना हो तो सेमी पैरीमीटर अगर मुझे फाइंड करना है तो वो कैसे निकालूंगा मैं? देखो आराम से बातों को सुनना आप लोग। ठीक है, मैं ज़्यादा यहाँ पर हार्ड क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा बिकॉज वो एग्जाम ओरिएंटेड है नहीं। ओके, और अगर आप लोगों के पास और मेरे पास अगर भर के टाइम होता तो मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे चीज़ समझाता। ठीक है, मतलब हार्ड क्वेश्चंस भी करवाता, बट वो एग्जाम ओरिएंटेड है नहीं और आप लोगों को अभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस करके आने हैं ना। ओके, कि मतलब हाँ भाई आपका मैंसुरेशन क्वेश्चन आ गया और मैंने वो कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें करके आनी है आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, बिकॉज अभी लिमिटेड टाइम है आप लोगों के पास और आप लोगों को चीज़ें याद भी रखनी है। करनी तो क्वेश्चन है ही, क्वेश्चन करने भी है, प्लस उनको चीज़ों को याद भी रखना है। तो अभी ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, जिनका एग्ज़ाम से कुछ लेना देना नहीं है। ओके,
अच्छा, हम बात करते हैं कि अगर मुझे पैरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड्स को मैं ट्रायंगल का ऐड कर दूंगा। अगर मुझे एरिया फाइंड करना है दोस्तों तो मैं क्या करूँगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकता हूँ मैं, उसका मुझे बेटा बेस चाहिए और उसकी करस्पॉन्डिंग मुझे हाइट पता चल गई ना, तो मैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। गाइस मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ किसी भी ट्रायंगल का एरिया, है ना, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका इक्विलेटरल हो, चाहे आपका आइसोस्केलस हो, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर मुझे उसका बेस पता चल गया और मुझे उसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट पता चल गई है तो मैं उसका एरिया निकाल सकता हूँ। बस मुझे करना क्या पड़ेगा, उसका बेस इंटू हाइट का हाफ कर दूंगा बस में, है ना, इसलिए हाफ हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से अगर मुझे कोई भी क्वाड्रिलेटरल का वो निकालना है, सॉरी, अगर कोई भी पैरेललोग्राम का मुझे अगर एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पैरेललोग्राम का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, बेस इंटू हाइट, सिर्फ बेस इंटू हाइट, ठीक है, यानी कि बेस और हाइट, ठीक है। अभी पैरेललोग्राम पर अभी हम आएंगे, सो बेस इंटू हाइट, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। पहले मैं भी आप लोगों को फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, बिकॉज जनरली लोग होता क्या, क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। देखो क्वेश्चंस हमारे सिर्फ और सिर्फ एडवांस के अंदर होता यही कि भाई सारे क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज हमने अच्छे से उस फिगर के कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए, उसके फॉर्मूलाज अच्छे से समझ लिए, तो वो क्वेश्चंस भी हमारे ईजिली हो जाते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूलाज और हमारे कंसेप्ट ईजिली अच्छे से समझेंगे ताकि क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी आए तो वो हम ईजिली कर सकते हैं। ओके, सो आप लोगों ने पैरीमीटर समझ लिया दोस्तों, आप लोगों ने एरिया समझ लिया। एक सेकंड में अपनी पीपीटीज वगैरह भी चेक करता रहूँगा, बिकॉज इसके अंदर होता है बड़ी दिक्कत ये है कि मैं रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ बट स्लाइड्स चेंज नहीं होती हैं, लैपटॉप के अंदर थोड़ा इशूज़ हो जाता है, पता नहीं ओबीएस के अंदर इशू हो जाता है। तो एक तरीका यह है भाई मेरा एरिया निकालने का कि मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे बेस पता चल गया, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पता चल गई, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास एरिया आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है गाइज एरिया फाइंड करने का, कि अगर मुझे कोई ट्राइंगल गिवन है भाई और उसकी दोनों मेरे को एडजेसेंट साइड गिवन है, यानी कि ए और बी एडजेसेंट साइड गिवन है और उनके बीच का मुझे एंगल गिवन है, ये थीटा एंगल गिवन है, तो मैं तब भी इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल भाई किसी क्वेश्चन के अंदर आपको बेस नहीं गिवन है, उसकी हाइट गिवन नहीं है कोरस्पॉन्डिंग, फिर भी आपसे ट्राइंगल का एरिया पूछ लिया है, बट आपको उस ट्राइंगल के अंदर दे दिया गया है कि भाई आपको उस दोनों को एडजेसेंट साइड गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है, तो आप क्या करोगे, ए इंटू बी साइन थीटा का हाफ कर देंगे, है ना, यानी कि ए बी साइन थीटा का हाफ कर देंगे, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अच्छा देखो, ए बी साइन थीटा आपका पैरेललोग्राम के अंदर भी लग जाएगा बट उसके अंदर हाफ नहीं लगेगा, ठीक है। बेस इंटू हाइट आपका पैरेललोग्राम के अंदर भी लगेगा बट उसके अंदर हाफ नहीं लगेगा, हाफ आपका ट्राइंगल के अंदर ही आ रहा है, हाफ आपका ट्राइंगल के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके अपोन में से 2 हटा दूंगा तो मेरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, अगर मैं इसके ऊपर अपोन से 2 हटा दूंगा तो मेरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं थोड़ी थोड़ी आप लोगों को हिंट अभी दे रहा हूँ ताकि, अच्छा एक सेकेंड, ओके यार ये मेरे पीछे ही आ गया, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूँ, ये ए बी साइन थीटा मैंने लिखा है, थोड़ा ध्यान से आप लोग चीज़ों को समझिएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है बट पूरी आई गारंटेड आप लोगों को पूरा तरीके से चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ओके, सो एक तरीका मैंने ये सीख लिया एरिया निकालने का, एक मेथड मेरे पास ये आ गया विच एरिया का और एक मेथड मेरे पास ये आ गया पैरीमीटर का। ओके, बट अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बीच का कुछ दे ही ना रखा हो, है ना, ना ही आपको एंगल दे रखा हो, ना ही आपको बीच का परपेंडिकुलर हाइट गिवन हो, तो और अगर आपको तीनों साइड गिवन हो तब आपसे बोल दिया जाए कि भाई ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो ये होता है बच्चों हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला, स्कूल टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी 80 to 90% बच्चों ने ये फॉर्मूला देखा होगा, हीरोन्स फॉर्मूला। ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का रामबाण है भाई, है ना, मतलब अगर आपको तीनों साइड गिवन है ट्राइंगल की तो आप लोग इस तरीके से अपना एरिया निकाल सकते हो। यहाँ पर एस क्या है आप बच्चे आपका, यहाँ पर एस आपका सेमी पैरीमीटर, सेमी पैरीमीटर ये आपका एस है, और एस निकालते कैसे हैं, सेमी पैरीमीटर निकाल, सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है, पैरीमीटर का आधा, तो सेमी पैरीमीटर निकालते कैसे हैं कि भाई पैरीमीटर का मैं आधा कर दूंगा, पैरीमीटर कितना आप लोगों के पास, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, दिस इज कॉल्ड सेमी पैरीमीटर गाइस। तो सेमी पैरीमीटर है अंडर रूट सेमी पैरीमीटर में से पहली साइड में माइनस कर दूंगा, फिर दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड, यहाँ से मेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अपने ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्राइंगल ही क्लियर हो गया होगा। जनरल ट्राइंगल था अपना। सो मुझे बोल रखा है इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस एंड कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आपका 3:4 है, ओके, सो देन द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, आपको एल्टीट्यूड बताना है ट्राइंगल का। तो देखो ये एक मिनट आप लोगों के सामने ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल है,
इसका एरिया मुझे दे रखा है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। मुझे यहाँ पर बेस और कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड का रेशियो बता रखा है, यानी कि बेस इसका 3 यूनिट है और जो कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड है वो आपका 4 यूनिट है। सो इसको 4 को मैंने 4x लिख दिया, बेस को गाइज मैंने 3x लिख दिया है। ओके, दिस इज 4x, दिस इज 3x, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ इसको। सो अभी मैंने आज जस्ट आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि भाई आपको देखो यहाँ पर मुझे क्या क्या गिवन है। आपको बेस गिवन है गाइज, आपको एल्टीट्यूड गिवन है, और आपसे यहाँ पे आपको एरिया गिवन है, ठीक है ना। तो एरिया निकालने के लिए मैंने अभी कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, आप लोग अभी चीज़ें थोड़े रिकॉल करो, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं अभी मैंने ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो बेस इंटू हाइट का हाफ, ये मैंने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। एक आपका ए बी साइन थीटा और एक आपका हीरोन्स फॉर्मूला है ना, यही तीनों फॉर्मूले मैंने पढ़े। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। उम्मीद करता हूँ देखो मैं ना क्लास कराते कराते ना आप लोगों को चीज़ें दिमाग में रटा दूंगा, इसलिए ना थोड़ा आराम से इत्मीनान से बैठ के देखो। मैंने कुछ ऐसा नहीं कराऊंगा आज की क्लास के अंदर जो कि इररिलेवेंट हो। टाइम कम है आप लोगों के पास, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा ध्यान में रख रहा हूँ, इसलिए इररिलेवेंट नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। बट जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको टू द मार्क है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है एकदम गाइज, ठीक है। अब देखो इन तीनों फॉर्मूलाज के अंदर भी बताओ तो सबसे ज़्यादा एग्जामिनर इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन बनाएगा और इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन बनाएगा, इसके ऊपर कम बनाता है, बट मैंने आप लोगों को तीनों लिखवा दिए हैं। ओके, ठीक है। अब देखो आपको एरिया बोल रखा है, एरिया का इसके अंदर मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो बेस गिवन है, हाइट गिवन है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट आप लगा सकते हो यहाँ पर। 1/2 बेस कितना है गाइज आपका 3x, हाइट है आपकी 4x, आपकी नहीं मतलब इस ट्राइंगल की, इज इक्वल्स टू 1176। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 19 3 ज़ा 57 होता है ना, 3 6 ज़ा 18 गाइस। सो आपके पास एक्स स्क्वायर 196 आ गया है। 196 किसका स्क्वायर होता है आपका, सर 14 का, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 14। अगर एक्स की वैल्यू 14 आ गई तो आपको एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल बताना है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ये एल्टीट्यूड, ये हाइट। सो एक्स की वैल्यू अगर 14 है तो 4 इंटू 14, 14 4 ज़ा 56, तो 56 होता है, यानी सी मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, 196 ऑप्शन में देखोगे और मार्क कर देंगे। थोड़ा यहाँ पे ये भी पढ़, आराम से क्वेश्चन भी पढ़ना है ना, जल्दबाजी इतनी भी नहीं करनी। सो 196 नहीं होगा आपका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर में होगा। अब देखो यहाँ पर भी आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है दोस्तों, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर फाइंड करना है जिसकी साइड आपकी 9 12 और 15 है, ठीक है। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। तो मैं यहाँ पर एक आपके सामने एक शेप बनाता हूँ ट्राइंगल की। सो ये रही शेप दोस्तों, 9 12 15, और आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा लगा सकते हो आप एरिया का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सर मैंने एक वो 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़ लिया है, एक आपने ए बी साइन थीटा का हाफ पढ़ लिया है, और दूसरा आपने हीरोन्स फॉर्मूला लगा रखा है। तो साइन थीटा नहीं है यहाँ पर आपकी यहाँ पर ट्राइंगल की हाइट नहीं है, तो ये दोनों फॉर्मूला तो मैं लगा नहीं सकता। हीरोन्स फॉर्मूला मैं गाइज यहाँ पे लगा लूँगा। हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन इस वजह से भी लिया है, इंपॉर्टेंट तो है ही, बच्चों को ना बहुत मुश्किल बहुत लगता है। देखो अभी मैं चीज़ें अप्लाई करके दिखाऊंगा, आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा, गारंटीड है, ठीक है। मैं बीच बीच में पीपीटी चेक कर रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, रिकॉर्डिंग चलती रहे मेरी और पीपीटी आगे पलटी ही नहीं। ओके, मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम पे गाइज अब ये बड़ी दिक्कतें रहती है। लाइव क्लास के अंदर इतनी मतलब लाइव क्लास के अंदर अलग इश्यूज़ होते हैं, रिकॉर्डिंग के टाइम पे अलग इश्यूज़ होते हैं। सामने रहोगे तो कोई इशू नहीं है। अब आते हैं अपना हीरोन्स फॉर्मूला पे। आपको पता है तीनों साइड गिवन है, इसके अंदर मैं अपना हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करूंगा। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है गाइज, अंडर रूट, हीरोइन फॉर्मूला नहीं गाइज, हीरोइन नहीं, हीरोन्स है ना, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये याद करने में कुछ मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ एस याद रखना है, फिर एस में से ए माइनस कर दो, एस में से बी माइनस कर दो, एस में से सी माइनस कर दो, ऊपर रूट लगा दो। एक बार लिख के देखो, आराम से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक बार लिख के देख लो, और पहले लिख के देखना फिर इसके क्वेश्चन के ऊपर आना है ना। फिर मैं आपको इसको थोड़ा जल्दी करने का भी तरीका बताऊंगा, इसे किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। देखो अब एग्जाम के अंदर किस तरीके से इसका एरिया निकालना है वो यहाँ पर आप लोगों को देखना है। एग्जाम के अंदर क्या अप्रोच आपको लोगों को रखनी चाहिए यहाँ पर।
ये यार ये मतलब एक छोटा सा इशू यहाँ पर ये रहता है मेरे लैपटॉप में कि यहाँ पर इरेजर जल्दी सेलेक्ट नहीं होती, कोई बात नहीं। सो ये भाई यहाँ पर आपका मैंने एक ड्रॉ कर दिया। सो आपको चाहिए सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर होता है गाइज, मैं एक बार आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, वैसे इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम के अंदर, a+b+c/2 एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोचेज में यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सेमी पैरीमीटर इज इक्वल्स टू a+b+c/2, ये मेरा सेमी पैरीमीटर होता है। मीन्स पैरीमीटर का आधा, सिंपल और आसान शब्दों में पैरीमीटर का आधा। तो पैरीमीटर का आधा कर लो यार, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, और 12 है, सॉरी ये 12 हो जाएगा। ये आपका 27 हो गया, और 27 हो गया, 9 7 16 36 आपका पैरीमीटर हो गया। 36 का आधा, 36 का आधा कितना होता है गाइज, 18, ठीक है। 18 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ओके। मल्टीप्लाई, अगर 18 में से 9 माइनस करो 9 आ जाएगा, 18 में से 5 माइनस करो, 15 माइनस करो 3 आ जाएगा, 18 में से 12 माइनस करोगे 6 आ जाएगा। मुझे तो नहीं लगा इसके अंदर कुछ भी दिक्कत, कोई दिक्कत है गाइज, बताओ। देखो लिखने को मैं इन चीज़ों को बड़ी वैसे लिख सकता हूँ, बट वो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप 15 + 12 + 9 + 9 डिवाइड बाई 2, ये आपका 36 हो गया, डिवाइड बाई 2, फिर आपका 18 आ जाएगा। फिर 18 में से इस तरीके से लिखोगे 18, फिर 18 9 - 9, यार ये कोई बात नहीं होती ना, इतना लंबा लंबा क्या करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखते हैं, अब इसको मैं ना मल्टीप्लाई नहीं करूँगा सारे नंबर्स को, ठीक है। कहीं सारे नंबर्स को आप लोग मल्टीप्लाई करने लग जाओ, बिकॉज मुझे चाहिए रूट से बाहर ये नंबर, ओके। रूट से बाहर मुझे नंबर चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, नंबर्स को ना दो ऐसा बनाऊँगा कि भाई वो दो नंबर मेरे एक जैसे दिखें। जैसे कि 18 को मैं ना ब्रेक कर लूँगा, 9 2 18, ठीक है ना। तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। चलो मैं लिख देता हूँ, ये आपका 9 2 18 है, और ये आपका 9 × 3 × 6 है आप लोगों का, ओके। ठीक है, तो जो भी आपका कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए रूट से, बिकॉज ये कॉमन है तो डबल हो रहा है, स्केयर आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। सो 9 9 है आपका, तो 9 आपका बाहर आ गया। इसको भी आप ब्रेक कर लीजिए, 2 3 6 हो रहा है, सो 2 2 आ रहा है, तो ये भी आपका 2 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका 3 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 3 6 हो गया, 6 9 54 सेंटीमीटर स्केयर गाइज इसका आंसर है। और यहाँ पर ये लो मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। 54 सेंटीमीटर स्केयर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है देखो अपना इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल अपना आता है, मैं आपको लोगों को बता दूं, मेंसुरेशन के अंदर हम कौन कौन सा ट्रायंगल पढ़ेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो देखो ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल के अंदर गाइज आपका देखो एंगल्स और साइड्स के ऊपर हम अपना ट्रायंगल डिवाइड करते हैं, एंगल्स एंड साइड, ठीक है। एंगल की अगर बात करूँ तो अगर जिसका एंगल 90 डिग्री का होता है, जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। जिसके सारे एंगल्स आपके लेस देन 90 डिग्री होते हैं गाइस, जिसके सारे एंगल आपके लेस देन 90 डिग्री होते हैं, वो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। जिसका एक एंगल गाइज आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है, जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है, वो होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइड्स के ऊपर, तो जिसकी गाइज बड़ी वाली साइड, अगर मैं बात करता हूँ बड़ी वाली साइड, ठीक है ना, ये इसका स्केयर इन दोनों के स्केयर के बराबर होगा, तो खैर वो राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गई। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि एक सेकेंड यार, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, तो मैं अगेन चीज़ें रिपीट करता हूँ। मैं ज़्यादा भी एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा ना, मैं भी थोड़ा वहीं की तरफ निकल रहा था, बट मैं वो नहीं जा रहा, ठीक है। फिर मेरे को ध्यान आ गया, नहीं ज़्यादा इररिलेवेंट नहीं करवाना है, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है वहीं करवाना है। अगर मैं साइड की बात करता हूँ ना दोस्तों, तो ऐसा होगा कि भाई आपकी तीनों साइड इक्वल होंगी, तो जब भी आपकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ये तो ये बन जाता है आपका इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है। और जब भी आपकी दो साइड इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होती, जैसे कि ये इक्वल है और ये नीचे वाली इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये आपका हो जाता है आइसोस्केलस ट्रायंगल।
और जब आपकी तीनों ही साइड इक्वल नहीं होती, तीनों ही साइड इक्वल नहीं होती, यानी कि ये तीनों इक्वल नहीं है, तो ये हो जाता है आपका स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, बात क्लियर है गाइज आपकी? ये स्केलेन ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस हो गया, इक्विलैटरल हो गया। तो अब मैंने इस पूरा ट्राइंगल का आपको चार्ट क्यों बताया कि ट्राइंगल इस तरीके से होते हैं? बिकॉज मैंसुरेशन के अंदर हम साइड के ऊपर ट्राइंगल पढ़ते हैं, यानी कि इक्विलैटरल, आइसोस्केलेस, ये सब हम अपना यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, ये एक मेरे फिर भी पीछे आ गया, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कि जो लास्ट वाला ट्रायंगल अगर आपका साइड के ऊपर बनता है तो आपका स्केलेन ट्रायंगल होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती, यानी कि ये तीनों ही देख पा रहे हो आप, इक्वल नहीं है, तो आपका स्केलेन ट्रायंगल होगा। तो मैंसुरेशन के अंदर हम साइड के ऊपर ट्रायंगल्स पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आप लोग, मैं हट जा रहा हूँ, देख लो। चेयर तो मेरी फिर भी है। ठीक है, तब मैं इसको इरेज कर दिया मैंने, एक सेकेंड यार। ठीक है, तो अब आप आते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको साइड के ऊपर बताया था इक्विलैटरल, आइसोस्केलेस, स्केलेन ट्रायंगल हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आइसोस्केलेस इक्विलैटरल की सबसे पहले हम बात करते हैं, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं गाइस। देखो मैं थोड़ा आराम आराम से चीज़ें समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए आराम से इत्मीनान से बैठिएगा। आप लोग स्पीड थोड़ी चेंज कर सकते हो, पर स्किप मत करना कुछ भी, बिकॉज सारी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ABC मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है वो मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो अगर मैं हाइट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ गाइस, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालते हैं, √3/2 है, ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट होती है। अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, √3/4 A² मेरा यहाँ पर एरिया होता है। ओके, ये आपका हाइट स्केयर अपॉन √3 भी आप लोग निकाल सकते हो, बट ये मत याद मत रखो आप लोग, है ना, ज़्यादा आप लोग विस्तार में मत जाइए। सिर्फ दो फॉर्मूलाज आप लोग याद रखिए, जिसमें मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, एक आपका एरिया का और एक अपना हाइट का। ठीक है, अगर आपको हाइट गिवन हो तो हाइट से पहले साइड निकाल लेना, फिर आपका एरिया निकाल लेना। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूलाज याद मत करो, ये वाला मत याद रखो। आप सीधा याद रखो कि भाई हाइट मेरी √3/2 थी और एरिया मेरा √3/4 A² होता है। ओके, ये होती है गाइज आपकी हाइट, और दिस इज A एंड A, दिस इज साइड गाइज, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो आगे बढ़ते हैं, हमसे बोल रहा है हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √2/√3, तो व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द ट्रायंगल्स पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर मुझे यहाँ पे बताना है। तो ये देखो मैं आप लोगों के सामने एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। हालांकि अगर आपको पता है भाई कि मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है, बट मैं जैसे आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ तो मुझे समझाना पड़ेगा। ओके, तो हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2√3, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट 2√3 है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मुझे पेरीमीटर बताना है। तो हाइट होती है गाइज √3/2A, ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है। हाइट मुझे दे रखी है 2√3 इज इक्वल्स टू √3/2A। √3 से √3 कैंसिल हो गया, सो A की वैल्यू आ जाएगी मेरी 4, मीन्स मुझे साइड पता चल गई है, साइड इज 4, 4 एंड 4। तो व्हाट इज द ट्रायंगल्स पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर मुझे यहाँ पर बताना है ना, पेरीमीटर। तो आपको पता है 4 4 4, 4 + 4 + 4, यहाँ पर ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आ गया 12। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम आते हैं अपने आइसोस्केलेस ट्रायंगल के, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है आप लोगों का एरिया का, कि भाई एरिया इज इक्वल्स टू 1/4 B √4A² - B², ये मेरा एरिया का फॉर्मूला होता है। ये रहा एरिया A गाइज, और दिस इज B, ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। बट मैं पर्सनली बताऊँ, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर ये फॉर्मूला मैं कभी खुद ही याद नहीं रखता, बस मैंने आप लोगों को लिख के दिखा दिया, बिकॉज आप लोगों को सोचोगे सर वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का वो एरिया का फॉर्मूला भी तो होता है। मैं पर्सनली ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखता, मैं बताऊँगा किस तरीके से मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। बिकॉज मुझे अगर दो साइडें पता चल गई हैं और मुझे बेस पता चल गया है, इक्वल साइड पता चल गई है, बेस पता चल गया, तो मैं इसका एरिया वैसे भी निकाल सकता हूँ आराम से। ओके, तो बस आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर मेजरली अपना एरिया से क्वेश्चन बनता है, करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। अब देखो मुझे बोल रहा है एक फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 54 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ईच इक्वल साइड इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो यार, एक मैं आप लोगों के सामने एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाता हूँ। बड़ा ही बेतुका सा हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना। तो इसका बेस मुझे 54 सेंटीमीटर दे रखा है,
दोस्तों, बेस इज़ 54 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स, दोनों इक्वल साइड मेरी 45 सेंटीमीटर की हैं। तो इसको मैंने नाम दे दिया ABC। अगर नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो मुझे इसका एरिया बताना है। ओके, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट मैं फॉर्मूला से नहीं करूँगा। देखो, आइसोस्केलेस ट्राइंगल की ना एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं दोनों इक्वल साइड्स के बीच में से अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ना, परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर मेरा मीडियन भी होगा। ठीक है, जैसे कि दोनों इक्वल साइड्स के बीचों बीच से मैंने एक अपना परपेंडिकुलर डाला है, तो ये परपेंडिकुलर गाइज मेरा मीडियन भी होगा, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये मेरा एल्टीट्यूड भी होगा, सब कुछ होगा ये मेरा। ठीक है, इसके बीचों बीच से भी जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये मेरा मीडियन भी है। और आपको पता है जो मीडियन होती है दोस्तों, मीडियन हमारी एक साइड होती है जो ट्राइंगल्स को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, मीडियन है ना, ये मीडियन है। तो मीडियन जो होती है ना, ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही मेरा सेम रहेंगे। अब देखो, ट्राइंगल को इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करें तो यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपकी इक्वल होगी। क्लियर है? तो यहाँ से मैंने अपना क्या डाला, एक एल्टीट्यूड डाला, एक हाइट डाली मैंने यहाँ पर, जो कि मेरी मीडियन भी है, मीडियन भी होगी। ये आपकी आइसोस्केलेस की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो जब ये इसको हाफ हाफ कर देगी तो यानी 54 भी दोस्तों हाफ हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 27 हो गया, ये भी मेरी 27 हाइट हो जाएगी, बस सॉरी बेस यहाँ पर 27 और 27 हो गया। तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को एक जनरल ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था भाई, कि कोई भी जनरल ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ। कि अगर मुझे उसका एरिया निकालना है, कोई भी जनरल ट्राइंगल का एरिया, तो मैं क्या करूँगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट किसी भी जनरल ट्राइंगल का मेरा एरिया का फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर मुझे बेस मिल गया और मुझे हाइट मिल गई तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ ईजीली। ओके ओके ना। सो बेस तो मुझे पता है भाई, बेस तो मेरा 54 है ना, बेस मेरा नहीं मतलब इसका 54 है। और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो दोस्तों आपको पता है ये मेरा यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओके, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मेरा पाइथागोरस यूज़ हो जाता है ना, पाइथागोरस मेरा यूज़ होता है। ये वाली साइड मेरी 27 है, ये वाली 45 है, मुझे ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करूँगा, अब आप 45 के स्केयर में से अगर 27 का स्केयर माइनस कर लोगे तो ईजिली आ जाएगी। बट एक शब्द होता है हमारा ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ठीक है, जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, इस तरीके से ना ट्रिपलेट यूज़ होते हैं अपने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो मैं देख लूँगा तो भाई कौन सा ट्रिपलेट यहाँ पे यूज़ किया गया है। ओके, सो मुझे ना किसी मैं ट्रिपलेट बनाने के लिए ना, या फिर ट्रिपलेट मुझे दिखने के लिए ना, ऐसा तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, एक ना नंबर इसमें से निकाल लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है, 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 26। तो 3 4 5 का ना दोस्तों मेरा ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है मेरे पास। तो अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 है, तो ये मेरा 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पर अभी मैंने कितने से डिवाइड किया था, 9 से डिवाइड किया था, तो अगेन मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 से 9 से 9 से, बिकॉज मैंने अभी 9 से डिवाइड इस वजह से किया था बिकॉज मुझे ट्रिपलेट दिख जाए। ठीक है, तो जो कि मुझे दिख नहीं रहे थे, अब यहाँ पे क्लियरली दिख गए डिवाइड करने के बाद, तो अगेन मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये मेरा 27 हो जाएगा। अगेन ये मेरा 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36। तो देखो मेरे पास यहाँ पर हाइट आ गई है 36, है ना, हाइट आ गई है 36, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है अपना आइसोस्केलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का। ओके, एक बार आप लोग फॉर्मूला से ट्राई करके देख लेना इस क्वेश्चन को, कितना लंबा बढ़ेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एक का स्केयर निकालोगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, b माइनस करोगे, इसको रूट करोगे, बड़ा लंबा बैठ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग मतलब 1 मिनट से भी मतलब काफ़ी कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 18 जाएगा। ठीक है, तो 18 3 54 होता है ना, 18 चौके 72 होता है, 972, 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 972 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर इस ट्राइंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। जनरल, अब देखो हमने अब आप सोचोगे सर स्केल एंड ट्राइंगल पे क्यों नहीं करवाया आपने कोई क्वेश्चन, स्केल एंड ट्राइंगल। तो बच्चे जो जनरल ट्राइंगल होता है ना, वो हमारा स्केल एंड ट्राइंगल, जनरल ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टी हमारे स्केल एंड ट्राइंगल के लिए होती हैं। ठीक है, जो क्योंकि स्केल एंड ट्राइंगल के अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो जनरल ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टी हमारी स्केल एंड ट्राइंगल के ऊपर लगेंगी। ओके, तो यानी जो स्केल एंड ट्राइंगल आ गया मीन्स वो जनरल ट्राइंगल है। ओके, मतलब जनरल ट्राइंगल वाली सारी प्रॉपर्टीज से हम स्केल एंड ट्राइंगल वाले का एरिया वगैरह निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम जनरल क्वाड्रिलेटरल, कि भाई अगर कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल है जनरल, तो उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइस उसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 1/2 डी डायगनल H1 + H2। ठीक है, जैसे कोई भी मेरा एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है भाई,
कोई भी मेरा एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है भाई, कोई भी मैंने एक जनरल क्वाड्रिलेटरल ले लिया। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा डायगनल है, इसकी ये हाइट्स हैं, h1 हाइट, h2 हाइट, और ये इसके बीच का डायगनल है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, 1/2 डायगनल इंटू h1 प्लस h2, उस क्वाड्रिलेटरल का मेरा एरिया आ जाएगा। जनरल क्वाड्रिलेटरल है, सारे क्वाड्रिलेटरल, ट्राई क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं दोस्तों, 1 2 3 4, मीन्स आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, आपका रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्केयर हो, पैरेललोग्राम हो, आप इस फॉर्मूले से उसका एरिया, जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो। दूसरा तरीका यह है भाई 1/2 d1 इंटू d2 साइन थीटा, मीन्स अगर आपको क्वाड्रिलेटरल ये दे रखा है और दोनों डायगनल आप लोगों को गिवन है, d1 डायगनल और d2 डायगनल, और इन दोनों के बीच का एंगल गिवन है, तो आप लोग इस फॉर्मूले से अपना जनरल उसका फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब एरिया निकाल सकते हो। 1/2 d1 इंटू d2, बीच में इसका साइन थीटा होता है, ठीक है, अगर आपको बीच का एंगल गिवन है। सो एक बार ये चीज़ लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगी दोनों। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोल रहा था डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड का डायगनल मुझे 24 मीटर दे रखा है, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। तो एरिया ऑफ द फील्ड मुझे यहाँ पर फाइंड करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो गाइज ये देखो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, बीच में मैंने एक डायगनल ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से मैंने उसके ऊपर अपनी हाइट्स डाल दी हैं अपोजिट वर्टिसेस से, है ना, यहाँ से दोनों से मैंने इसके ऊपर हाइट डाल दी है। सो दिस इज़ 8, दिस इज़ 13, और ये हो जाएगा पूरा 24 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द फील्ड, मुझे एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, सो अगर एरिया मुझे यहाँ पर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था, 1/2 d ब्रैकेट h1 प्लस h2, ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। वो साइन थीटा अगर आपको कहीं दो डायगनल गिवन होते, साइन थीटा मतलब थीटा उनके बीच का एंगल आपको गिवन होता, तो आपको 1/2 d1 इंटू d2 साइन थीटा से हम निकाल लेते, बट यहाँ पे एंगल गिवन है, इस तरीके से हमें चीज़ें गिवन है, तो यहाँ से हम निकालेंगे अपना एरिया। सो दिस इज़ 1/2 d की बात कर रहा हूँ 24, h1 प्लस h2, यानी कि h आपका 8 हो गया और ये आपका 13 हो गया। यहाँ पे इसको मैं कैंसिल करूँगा, मेरा 12 आ जाएगा, 21 और 12 टू द 24, 12 इन द 12, 252 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 252 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है गाइस जिसकी अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं। ओके, डैट कॉल पैरेललोग्राम, जैसे कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। अब वो रेक्टेंगल हो वो भी आपका पैरेललोग्राम, रोम्बस है वो भी आपका पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है वो भी आपका पैरेललोग्राम है, बिकॉज उन तीनों की साइड्स आपकी अपोजिट होती हैं, वो सॉरी पैरेलल होती हैं। ओके, तो देखो पैरेललोग्राम में आप लोग देख पा रहे हो कि इसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ओके, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो अगर पैरेललोग्राम का अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं? पैरेललोग्राम का एरिया की अभी मैंने बात की थी कि बेस इंटू हाइट। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? बेस इंटू हाइट, यानी कि अगर आपको बेस पता चल गया है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पता चल गई है तो मैं किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ना बेस इंटू हाइट, है ना, यहाँ पर ये बता रहा था मैं ए बी साइन थीटा, ये पैरेललोग्राम का ही तो बता रहा था मैं आप लोगों को कि आगे चल के आपको बताऊंगा। तो इस वजह से मैं थोड़ी आप लोगों को हिंट वगैरह देता रहता हूँ साथ के साथ। ओके, सो अगर बेस और इसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट पता चल गई तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास यहाँ पर एरिया आ जाएगा ए बी साइन थीटा। यानी दोस्तों अगर ये साइड दोनों मुझे गिवन है और उनके बीच का मुझे एंगल गिवन है तो ए बी साइन थीटा, मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ।
क्लियर है। 1/2 d1 इंटू d2 साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ, अभी जस्ट मैंने पिछली उस स्लाइड में ही समझाया है 1 यहाँ पर कि इन दोनों के बीच का अगर एंगल गिवन, दोनों डायगोनलों के बीच का एंगल अगर आपको गिवन है तो ये वाले फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार बना भी देता हूँ कि अगर मुझे दो डायगोनल गिवन है, जैसे ये d1 है हो गया और ये गाइस आपका d2 हो गया, और इन दोनों के बीच का एंगल आपको गिवन है तो d1 इंटू d2 साइन थीटा हो गया। और पैरीमीटर गाइस, पैरीमीटर कैसे निकाल सकता हूँ, तो आपका पता है भाई, ये अगर आपकी है तो ये भी a हो जाएगी, ये भी है तो ये भी होगी, तो 2a + 2b, आपका 2 कॉमन ले लो, पैरीमीटर आ जाएगा 2 ब्रैकेट a + b। तो ये हमारा एक जनरल पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का और पैरीमीटर निकालने का फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, अब आपको इनमें से जो भी चीज़ गिवन होगी आप उस तरीके से अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ओके ठीक है, पैरेललोग्राम पे जनरली स्पेसिंग लिया हुआ क्योंकि सारे रोम्बस वोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। बात आती है अपने रोम्बस की, तो रोम्बस अपना छोटा पैरेललोग्राम होता है ना, मतलब रोम्बस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेलल होने के साथ साथ इसकी 4 अपोजिट साइड्स इक्वल के बला, मतलब अपोजिट साइड्स तो ऑलवेज इक्वल होंगी जब चारों साइड्स इक्वल होंगी। मींस पैरेललोग्राम के अंदर चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं ओनली, बट रोम्बस के अंदर गाइज ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। और इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये मैंने अपना एक रोम्बस बनाया है यहाँ पर, और दिस इज़ d1 डायगोनल गाइज, दिस इज़ d2 डायगोनल। ओके, ये आपका d1 डायगोनल है, ये आपका d2 डायगोनल है, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। रोम्बस आपका 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, यानी कि हाफ हाफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। तो उसी के अब देखो, जनरली पैरेललोग्राम का आपने एरिया फॉर्म सुना था भाई कि आपका 1/2 d1 इंटू d2 साइन थीटा होता है ना। ओके, 1/2 d1 इंटू d2 साइन थीटा। तो इस ये वाला एरिया देखो, अगर मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, अगर मैं पैरेललोग्राम का यहाँ पर लगाता हूँ एरिया, बिकॉज ये भी तो जस्ट मेरा पैरेललोग्राम ही है, तो रोम्बस के अंदर अगर मैं पैरेललोग्राम का एरिया लगाता हूँ तो 1/2 d1 कितना है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर d2 है, इंटू साइन 90। साइन 90 कितना होता है आपका 1 होता है, तो रोम्बस का आपका एरिया का फॉर्मूला बन जाता है 1/2 d1 इंटू d2। ये हमारा रोम्बस का फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है। ये भी आप लोगों ने समझ लिया है कि भाई अगर ये साइड है, ये साइड है और ये आपका थीटा गिवन है तो a स्क्वायर साइन थीटा, जस्ट पैरेललोग्राम से ही मैंने इसका बनाया है ए बी साइन थीटा, बट यहाँ पर आपकी साइड्स इक्वल हैं दोनों, तो a स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, मीन्स अगर आप लोगों को पैरेललोग्राम वाले फॉर्मूलेज याद हैं तो वही चीज़ें आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पैरीमीटर निकालने के लिए मैं चारों साइड इक्वल कर दूंगा। देखो कंसेप्ट अगर आप लोगों को मेंसुरेशन ज्योमेट्री में क्लियर है तो आप लोगों के क्वेश्चंस भी बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। द पैरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड जो इसकी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आपको एरिया बताना है ना। ठीक है जी, सो मैंने यहाँ पर एक अपना रोम्बस बनाया, दिस इज रोम्बस। सो अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूँ, हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, और जो रोम्बस का पैरीमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है ना। सो पैरीमीटर 40 सेंटीमीटर है, आपको पता है रोम्बस का पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, 4a इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। अगर मैं a की बात करता हूँ विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, सो a आ जाएगा 10, दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10। तो ये मेरा रोम्बस का फॉर्मूला है। ओके ना, ठीक है जी। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी पैरेललोग्राम का, अभी हमने पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला देखा था भाई। एरिया किस तरीके से निकालता है, अगर मुझे बेस पता है और मुझे हाइट पता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैं अपना एरिया निकाल सकता हूँ। तो लगा दीजिए एरिया का फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट है ना, मीन्स a इंटू बी, या फिर कह सकते हो सर बेस इंटू हाइट। बेस कितना 10, हाइट कितनी है 5, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर फॉर्मूला है। बस आप लोगों को फॉर्मूला क्या देखना है कि भाई आपको गिवन क्या क्या है। अगर आपको एंगल गिवन है तो आप इससे एरिया निकाल दीजिए, अगर आपको डायगोनल गिवन है तो भाई आप लोग इससे निकाल दीजिए, अगर आपको हाइट और साइड गिवन है तो आप लोग इससे निकाल दीजिए, है ना। तो जो चीज़ आपको गिवन है आप उस तरीके से अपना एरिया निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपको दोनों डायगोनल गिवन है और आपको पैरीमीटर निकालना है। वाओ, देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारा रोम्बस होता है ये साइड इक्वल होती है इसकी,
और जो इसके दोस्तों डायगनल होते हैं ना, वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगनल 90 डिग्री पर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये मीन्स ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ओके ना। ओके, सो आपको बोल रखा है डायगनल इसके 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। अगर डायगनल इसका पूरा डायगनल 40 सेंटीमीटर का है तो आधा कितना हो जाएगा, मीन्स अगर इसकी पूरी लेंथ गाइज अगर 40 सेंटीमीटर की है तो आधी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी आपका 20 हो गया है और ये भी आपका 20 हो गया है, 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एंड अगर मैं 40 यहाँ पर 42 सेंटीमीटर की बात करूँ तो इस डायगनल की लेंथ आपकी 42 सेंटीमीटर, तो हाफ कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी आपका 21 सेंटीमीटर हो गया है। दिस इज ऑल्सो यार 21 सेंटीमीटर। ओके, आपको ये ए फाइंड करना है, ए आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि भाई ए की लेंथ आप लोग यहाँ पर बताओ, कैसे बताओगे, बताओ। ठीक है, आप लोगों को पता है ये मेरे 21 सेंटीमीटर, ये आपका 20 सेंटीमीटर है, आपको ये फाइंड करनी है ना। अगर ये पता चल गया तो आप लोग बड़े आराम से आंसर निकाल दोगे। ओके, सो आपको पता है भाई ये मेरा पाइथागोरस से सोल्व हो जाएगा, यानी कि एच स्केयर इज इक्वल्स टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर होता है गाइस। ये आपका परपेंडिकुलर है, दिस इज बेस। ओके, परपेंडिकुलर यानी 441, बेस यानी कि गाइस 20 स्केयर यानी कि 400। सो ये मेरा 841 हो जाएगा। स्केयर हटाऊंगा यहाँ से, अंडर रूट आ जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पर 29 है ना। 29 का स्केयर होता है मेरा 841, 19 का 361 होता है। ओके ना, सो 81 का एच मेरा आ गया 29, यानी कि ए की वैल्यू आ गई है दोस्तों मेरी 29। अगर ए की वैल्यू मेरी 29 है तो पैरीमीटर बताना है, मीन्स 29 इंटू 4। ओके, पैरीमीटर कितना होता है 29 इंटू 4 आपका पैरीमीटर हो जाएगा। सो 4 2 8, 9 4 36, 116 यहाँ पर पैरीमीटर होगा, 116 यहाँ पर पैरीमीटर होता है। एक सेकंड यार मैं देख लूँ जरा, पीपीटीज वगैरह प्रॉपर चल रही है, हाँ ठीक है। बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है और पीपीटी आगे बढ़ी नहीं। पैरेललोग्राम वाले सारे फॉर्मूलाज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, वही बात है भाई। अगर मैं अपना एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाता हूँ, यहाँ पर गाइज मैं अपना एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, मैं अपना नहीं मतलब इस क्वेश्चन का रेक्टेंगल बना रहा हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर आपकी ये लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है। तो आपको पता है अभी हमने जनरल पैरेललोग्राम के अंदर अपना एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई अगर आपका बेस इंटू हाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो किसी भी पैरेललोग्राम का मैं एरिया निकाल सकता हूँ बेस इंटू हाइट से। ओके, यहाँ पर बेस कितना है गाइज, एल है, और हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट क्या है, बेस है, सॉरी ब्रेथ है, तो एल इंटू बी आपका रेक्टेंगल का एरिया बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से d1 इंटू d2, यानी कि यहाँ पर देखो रेक्टेंगल के डायगनल इक्वल होते हैं तो डी स्केयर आ गया, और उनके बीच का एंगल यानी साइन थीटा हो गया। पैरीमीटर मेरा 2l प्लस बी, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, 2l प्लस 2b इज इक्वल, 2 में कॉमन ले लूँगा, ब्रैकेट l प्लस बी आपका यहाँ पर पैरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1840 स्क्वायर मीटर इफ द लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेथ। What is the breadth of the rectangular field? Okay. ये यहाँ पर एक ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1840, ये यहाँ पर एरिया है रेक्टेंगुलर फील्ड का। लेंथ जो है 15% ज़्यादा है ब्रेथ से, लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेथ। सो अगर मैं यहाँ पर लेंथ की बात कर रहा हूँ 15% ज़्यादा है, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है भाई, 5 3 15 अपॉन 20, ये 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू है, 20 पर 3 ज़्यादा है, ओके यानी 23 हो गई। लेंथ भाई 15% ज़्यादा है ब्रेथ से, यानी कि ब्रेथ कितनी हो जाएगी 20 और लेंथ हो जाएगी 23। ओके, सो ब्रेथ को मैंने लिख दिया है 20x और लेंथ हो जाएगी यहाँ पर 23x। What is the breadth of the rectangular field? रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ क्या होगी, तो रेक्टेंगल का आपको एरिया गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, ओके ना। सो अगर मैं एरिया की यहाँ पर बात करूँ 23x इंटू 20x इज इक्वल्स टू 1840, ये यहाँ पर एरिया है। 0 से मैं 0 कैंसिल कर दूंगा, 2 से यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, 2 9 18, 2 2 4 है ना,
23 फोर आपका 92 होता है, यानी कि एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू 4 आ गया है। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2। अब देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, 46 हो गई है लेंथ। और ब्रेथ की अगर मैं बात करूँ तो ये भी यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपकी 40 हो गई है ब्रेथ। ओके, सो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ब्रेथ कितनी हो गई भाई 40 है ना। 46 भी काफ़ी बच्चे आप लोगों का आंसर करेंगे कि सर 46 है, जल्दी से मार्क कर दो, जबकि ऑप्शन में देखो 46 है, भी गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया करो, है ना। ये हो जाती है बच्चों से। अब आप में से काफ़ी बोलोगे सर नहीं मैं तो नहीं करता, मैं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ। अरे हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है। जब हम ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं तो हो जाती है गलतियाँ, इसलिए बार बार दिमाग में बातें डाल रहा हूँ। स्केयर वही गाइस, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये देखो, अगर आपको पैरेललोग्राम के फॉर्मूलाज पता हैं तो आप लोगों को स्केयर, रेक्टेंगल, रोम्बस के अंदर वो सारी चीज़ अप्लाई कर दो, सब अप्लाई होगा। ठीक है, स्केयर की आपको साइड पता है गाइस, ये होता है। और आपको पता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, यहाँ पर बेस कितना ए, हाइट कितनी है ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा ए स्केयर। ठीक है, अब देखो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, स्केयर के भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये है स्केयर, ये रहा स्केयर, मतलब डायगोनल, मतलब स्केयर के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई किसी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल के बीच का एंगल दे रखा है, तो उसके अंदर हम लगाया था 1/2 d1 इंटू d2 साइन थीटा। इसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो आपको पता है भाई जो स्केयर होता है दोनों डायगोनल इसके इक्वल होते हैं, यानी ये भी d1, ये भी d है और ये भी d है, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। आपका d स्केयर हो जाएगा, यानी 1/2 d स्केयर साइन थीटा। तो जो स्केयर होता है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 आपका 1 होता है, तो 1/2 d स्केयर आपका स्केयर का फॉर्मूला हो जाता है। पैरीमीटर 4 हो गया। देखो मैं रटवा नहीं रहा कुछ भी, अगर आपको पैरेललोग्राम का याद है तो मैं चीज़ें यार रिलेट करवा के चल रहा हूँ ना, रिलेट करवा के चल रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें बैठी रहें। ओके चलो ठीक है जी, रिकॉर्डिंग अभी तो अच्छी खासी चल रही है। देखो स्केयर के ऊपर क्या ही क्वेश्चन लूँ जब आपने रेक्टेंगल वगैरह सब उनके ऊपर कर लिया है। अब बात करते हैं अपने ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम का भाई मोस्ट ऑफ द केस एक ही क्वेश्चन बनता है ट्रिपीजियम के ऊपर, एरिया का। ठीक है, एरिया, ठीक है, मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर मैं इसको थोड़ा भाषा में लिखूँ तो 1/2 ट्रिपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये ट्रिपीजियम का फॉर्मूला होता है। यानी कि पैरेलल साइड कौन सी है गाइस इसके अंदर, ये ही दो पैरेलल साइड्स है ना, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ओके, इक्वल नहीं, पैरेलल है। तो जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की हाइट, उनके बीच की हाइट, यानी कि अगर मैं दोनों पैरेलल साइड्स का सम कर दूं और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दूं तो मेरा एरिया का फॉर्मूला आ जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर EF इंटू एच क्यू लिख रखा है, ये समझो आप लोग। हालांकि ये इतना यूज़ में आएगा नहीं, बट मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ। जो EF होती है ना दोस्तों, इन दोनों की सम की आधी होती है ना, इन दोनों की सम की आधी होती है। यानी कि आप लिख सकते हो कि सर EF इज इक्वल्स टू A प्लस AB प्लस DC का आधा, ये मेरा EF होता है। तो यानी कि अगर मैं इसकी जगह सिर्फ EF लिख दूँ ना, तो EF को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि इस EF को, इस बीच वाली लाइन को सिर्फ मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब भी मेरा एरिया आ जाएगा। ओके, क्लियर है ना। क्वेश्चन करते हैं, द एरिया ऑफ अ फील्ड इन द ट्रिपीजियम मेजर इज इतना, ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 24 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 5:3, देन द लॉन्गर साइड इज, लॉन्गर साइड मुझे यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन खुद करोगे क्या यार एक बार, है ना, होमवर्क में अब तक मैंने कुछ दिया नहीं है। यह रहा ट्रिपीजियम। ओके, सो पैरेलल साइड्स के बीच का जो हाइट है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे, 24 मीटर, है ना, और इनकी साइड्स का रेशियो है 3x और 4x। मुझे यहाँ पे लॉन्गर साइड बतानी है। अभी आप लोगों ने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा कि भाई 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट विच इज इक्वल्स टू 1440, ये मेरा होता है। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, इस 3x एंड 4x 7x इंटू हाइट की अगर बात करूँ दिस इज 24 विच इज़ 1440। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और आपको लॉन्गर साइड यहाँ पे फाइंड करनी है, होमवर्क क्वेश्चन है।
होमवर्क में दे रहा हूँ, करिएगा आंसर। रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन किस तरीके से दिखता है, सारी शेप्स करवा दूंगा मैं आप लोगों को। पूछ भाई कहाँ से कौन सी शेप से पूछेगा। षष्ठभुज हिंदी के अंदर। देखो दोस्तों, इसके ऊपर बेसिकली मेंसुरेशन के अंदर एरिया का फॉर्मूला, एरिया का क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है। ये जो हमारा हेक्सागन होता है ना गाइस, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है, यानी कि ये जो साइड है ना, ये तीनों इक्वल होंगी और ये सारी साइड्स मेरी इक्वल ही रहती हैं, ठीक है। जब ये इक्वल हैं सारी साइड्स तो, और ये जब इस दोनों के इक्वल है तो ये सारी साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, सब इक्वल होती हैं सारी साइड्स हैं। मीन्स 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मेरा इसका रेगुलर हेक्सागन बनता है, यानी कि इन सब का एरिया इक्वल होगा। मीन्स अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया भी ए होगा, इसका एरिया भी ए होगा, इसका एरिया भी ए होगा, इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी है। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए का इसका एरिया, यानी साइड स्क्वायर, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। और अगर मुझे हेक्सागन बताना है तो आपको पता है भाई 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मेरा हेक्सागन बनता है, मीन्स मैं 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा गाइस। क्लियर है, एरिया ऑफ हेक्सागन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है इसके ऊपर, द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ व्हाट इज एरिया, एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। तो अभी जस्ट आप लोगों ने देखा भाई एरिया किस तरीके से निकाल सकता हूँ मैं। आपको पता है कि जो हेक्सागन होता है मेरा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है, तो पहले मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। यानी कि अगर आपका ये रेगुलर हेक्सागन है गाइज, अगर दोस्तों ये आपका रेगुलर हेक्सागन है तो ये 12 सेंटीमीटर, दिस इज 12, दिस इज 12, दिस इज 12, दिस इज 12 एंड दिस इज ऑल्सो 12। ओके, तो साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 12 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड आप लोगों को दिख रहा है, यानी कि ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, है ना। सो √3/4 साइड स्क्वायर, यानी साइड कितनी यहाँ पर 12 × 12। ओके, एरिया मुझे यहाँ पर फाइंड करना है हेक्सागन का, तो हेक्सागन का एरिया फाइंड करेगा 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। ओके 12 3 36 हो गया, और मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 6 18, 6 6 36, 8 3 11, 216 √3 मेरा यहाँ पर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। ओके, क्लियर है ना। दिस इज एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, है ना। रेगुलर हेक्सागन भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं अपने स्क्वायर के ऊपर, सर्कल के ऊपर, ठीक है ना। मतलब वन शॉट के अंदर सारे जितना भी मेंसुरेशन 2D के अंदर फिगर्स बनते हैं सब यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सर्कल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ भाई, सर्कल, दिस इज सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना होता है हमारा πr²। ओके, मीन्स ये रेडियस होती है गाइज, ये r का मतलब है रेडियस, ठीक है, सर्कल के अंदर। और डायमीटर, ये पूरी लेंथ हमारी डायमीटर होती है। मीन्स अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर्कल के अंदर, ये पूरी लेंथ मेरी यहाँ पर डायमीटर होती है सर्कल की। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है मेरा, यानी रेडियस का अगर मैं डबल कर दूँगा डायमीटर आ जाएगा। सरकमफ्रेंस की बात करूँ तो गाइज मेरा 2πr होता है। आप लोग इसको याद कर सकते हो, अगर मैं 2 उठा के आगे ले जाऊँगा तो मेरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा, है ना, πr² के अंदर। मतलब अगर आप πr² है तो वो एरिया है, और अगर मैं 2 उठा के आगे ले जाऊँगा तो सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2πr। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 528 मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। फील्ड की आपको रेडियस यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 528, यानी कि सर्कमफ्रेंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको पता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है गाइस, पेरीमीटर तो नहीं लिख रहा, ठीक है। सर्कल देखो, बाकी जो जितनी भी शेप्स होती हैं उनका पेरीमीटर होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, मतलब दोनों का एक ही होता है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल गाइस, सर्कमफ्रेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 2πr होता है, और सर्कमफ्रेंस दे कितना रखा है 528, 2 × 22/7। r कितना है गाइस, r है यहाँ पर आपको फाइंड करना है, रेडियस ही तो फाइंड करनी है, कर लीजिए फाइंड, सोल्व करते हैं इसको। 2 2 4 2 6 2 4 8, 22 से कैंसिल करो, 22 1 22 हो जाएगा, और आपका 4 बचेगा, 22 2 44। रेडियस की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 84 आ रही है, 84 मीटर,
बड़ी तगड़ी रेडियस है 84 मीटर। सर्कल कितना ही बड़ा होगा आप लोगों का। अच्छा ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, चलो इसको भी सेंटीमीटर ही लिख देते हैं, ठीक है। अगर ये मीटर में होगा तो रेडियस भी आपकी मीटर में होगी, अगर ये सेंटीमीटर में तो आपका सरकमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है ना। चीज़ें मेरी एक जैसी चलती हैं। ऐसा नहीं कि आपने सर्कल उसमें निकाल दिया सरकमफ्रेंस मीटर में तो रेडियस आपने सेंटीमीटर में निकाल दी, निकाल सकते हो बट वो वैल्यू फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर, 22/7। आर कितना है 5 × 5, 5 5 × 25 और 50 एंड 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ अ सर्कल गाइस, क्लियर है। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ अ रिंग। रिंग का एरिया आप लोगों से पूछ लेता है सर्कमफ्रेंस के अंदर। एक कंसेप्ट आप लोगों का बनता है कि एक सर्कल के अंदर जब आपसे दूसरा सर्कल घुसा दिया जाए, दूसरा सर्कल इंक्लूड कर मतलब एक और कर दिया जाए, तो आपसे इस पाथ का एरिया पूछेगा कि भाई इस पाथ का एरिया बताओ। आप लोग इस पाथ का आपको एरिया बताना है, तो कैसे बताओगे आप लोग, कैसे बताएंगे। आपको पता है दोस्तों कि अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस आर लेट कर लेता हूँ, इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस में आर लेट करता हूँ स्मॉल एरियाज की, और मुझे इस पाथ का एरिया बताना है, तो कैसे बताऊँगा मैं इस पाथ का एरिया। तो आप करोगे सर इस बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे ना, तो इस पाथ का एरिया बच जाएगा, है ना। मतलब इसका एरिया बच जाएगा जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ, कलरिंग पोर्शन का एरिया बच जाएगा। मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला सर्कल काट के निकाल दो तो वो साइड में बचता है ना, वो वाला एरिया। थोड़ा चीज़ों को एज्यूम करके देखो कि भाई बड़े वाले में से अगर मैं छोटा वाला निकाल दूँ तो ये साइड साइड का बचेगा। ओके, तो यानी कि अगर बड़े वाले सर्कल में से यानी पाई आर स्क्वायर के अंदर से गाइज मैं छोटा वाला सर्कल का एरिया निकाल दूँ, तो पाई आर स्क्वायर मैं निकाल देता हूँ, तो मेरा रिंग का एरिया बच जाएगा। मीन्स अगर मैं इसमें से पाई कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। आप लोग याद भी नहीं करोगे तो आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा। ओके, बट अगर मैं आपसे बोलूँ, चलो वो बात की चीज़ है, क्वेश्चन में ही देखेंगे। ठीक है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑफ सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज 308 मीटर, ठीक है। देर इज 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द ग्राउंड, द एरिया ऑफ द पाथ इज। आपको पाथ का एरिया यहाँ पर फाइंड करना है, वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। आप लोग वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हो कि यार आपका एक सर्कुलर प्ले ग्राउंड था जिसका एरिया आपका 308, चलो मैं अंदर लिख नहीं रहा फिर, क्योंकि रेडियस वोडियस लिखूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक सर्कल है, इसका एरिया मुझे 308 मीटर स्क्वायर दे रखा है सरकमफ्रेंस है, सॉरी यार मीटर नहीं है सरकमफ्रेंस है। मैं वही सोचूं एरिया होता तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता, स्क्वायर मीटर होता, बट यहाँ पे सिर्फ मीटर है। तो यहाँ पर आपको सरकमफ्रेंस दे रखा है 308 मीटर का। ओके, यानी ये मुझे दे रखा है। हुआ क्या कि 7 मीटर वाइड 60 मीटर चौड़ा एक पाथ यहाँ पे बनाया गया है। मीन्स यहाँ पर ना इसके चारों ओर 7 मीटर की उसकी चौड़ाई है, ठीक है। 7 मीटर की इसकी चौड़ाई है, मीटर सॉरी 60 मीटर की उसकी ब्रेथ है, पाथ है, वाइड है वो 7 मीटर चौड़ा, वो चारों तरफ उसके बनाया गया है। तो अब ये सर्कल ना इतना बढ़ गया, ये ग्राउंड इतना हो गया है। आप लोगों ने देखो पार्क वगैरह में देखा होगा कि बीच में घास का मैदान होता है, चारों तरफ वो फुटपाथ टाइप का होता है ना, जहाँ पर लोग रनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना, चलते हैं। तो वो यहाँ पर बना दिया गया है। ये आपका घास का मैदान हो गया, ये आपका पाथ हो गया वो वाला। तो यहाँ पर मुझे एरिया ऑफ द पाथ, इस एरिया का, इस पाथ का एरिया मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो आपको जस्ट अभी बताया कि भाई अगर मैं बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो इस पाथ का एरिया मेरे पास आ जाएगा, है ना। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे बड़े वाले सर्कल का रेडियस चाहिए होगा, है ना, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस चाहिए होगा। तभी तो मैं ये कर सकता हूँ कि गाइज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तभी तो मैं कर पाऊँगा। तो रेडियस अभी मुझे क्या गिवन है, किसी की नहीं गिवन है, बट मैं हाँ मुझे इस छोटे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस देगा 308, तो मैं इस छोटे वाले सर्कल की आर की वैल्यू में निकाल सकता हूँ ना, ठीक है। छोटे वाले सर्कल की मैं रेडियस निकाल सकता हूँ। ओके, सो करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो नहीं हो रहा सिलेक्ट।
टू पाई आर सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 308, 2 इंटू 22/7 आर इज इक्वल्स टू 308। 2 से कैंसिल करूँगा, मेरा हो जाएगा ये 15 पर, 2 4 ज़ा 8 है ना। 2 से कैंसिल करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 7 ज़ा, और ये मेरा आर की वैल्यू हो जाएगी 7 7 ज़ा 49। देखो आर मेरा कितना आ गया 49, यहाँ पर मेरा आर गाइज 49 है। और अगर मैं बड़े वाले रेडियस की बात करता हूँ तो आपको पता है ये जो बड़ा वाला रेडियस है गाइज, ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, ये आपका अगर 49 है दोस्तों, अगर ये आपका 49 है तो ये आपका जो पाथ की जो लेंथ है वो भी आपकी 7 है। तो अगर मैं बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ तो आपका बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा 49 + 7 है ना, 56 हो जाएगा। ये आपका बड़ा वाले सर्कल की मीन्स आर की वैल्यू आपको मिल गई है। तो आप बस इस फॉर्मूले के अंदर चीज़ें पुट कर सकते हो, आपको पाथ का एरिया निकालना है। ओके, सो 22/7 आर स्क्वायर यानी 56 का होल स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, सो 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा a + b इंटू a - b। ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोगों को होमवर्क में है ना, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा गला भी सूख रहा है यार। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है, अभी अपने पास कितना रहता है, सेक्टर रहता है और आई थिंक सेगमेंट और रहता होगा ना। ठीक है, बस थोड़ी सी और रहती है, पूरा अपना मेंसुरेशन 2D कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, सेक्टर के एरिया की, तो होता है बेटे आपका एरिया निकालेंगे θ/360 पाई स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। कि आपको पता है अगर मैं सर्कल की बात, देखो आपका सेक्टर होता क्या है, यहाँ पर पहले से ये चीज़ समझो। ये मैंने पार्ट, अगर किसी भी ट्राइंगल के एरिया का कोई भी अगर मैं पार्ट ले लेता हूँ तो ये मेरा सेक्टर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, तो अगर मुझे सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देखो। यहाँ पर कुछ एंगल तो बनाएगा ही, थीटा वगैरह का एंगल बनाएगा ही, थीटा मैंने लिख दिया। तो ये पूरा जो आपका सर्कल है ना, ठीक है, इसका एरिया कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। और आपको पता है इस पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है ना, पूरे सर्कल कितने डिग्री का होगा, वो आपका 360 डिग्री का होगा। बट ये मेरा पूरा 360 डिग्री का है, मुझे चाहिए इस थीटा की वैल्यू, इस डिग्री की वैल्यू मुझे चाहिए, तो यानी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर मेरा सर्कल का इस पर्टिकुलर पार्ट का मेरा यहाँ पर एरिया आ जाएगा। मीन्स थीटा की वैल्यू मैं निकालूंगा, इस पर्टिकुलर पार्ट का यहाँ पर एरिया आ जाएगा। क्लियर है? ओके, समझ आई आप सभी को। अगर मैं आपसे सरकमफ्रेंस बोलूँ, इस सेक्टर का सरकमफ्रेंस गाइज, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार मुझे सेक्टर का सरकमफ्रेंस बताओ, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर बताओ, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर। मीन्स अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछूँ तो बताओ इसकी वैल्यू कैसे बताओगे आप लोग। तो आप बोलोगे सर अगर मैं सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करता हूँ तो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है मेरा 2 पाई आर। और आपको पता है पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, आपका 360 डिग्री का होता है। और मुझे सिर्फ इस थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आगे मेरा सर्कल, इसका सरकमफ्रेंस सेक्टर का। ओके, अगर आपको पूरा पेरीमीटर चाहिए, मीन्स अगर ये सरकमफ्रेंस प्लस ये वाला ये पूरा एरिया चाहिए, मतलब इसकी पूरी पेरीमीटर चाहिए कि यार इसकी लंबाई क्या है, मतलब इसकी लेंथ क्या है, इस पूरे सेक्टर की लेंथ कितनी है, मीन्स इसके अंदर ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। बट अभी क्या है कि सरकमफ्रेंस में सिर्फ ये वाला जो आपकी आर्क थी वो ऐड थी, यहाँ पर मुझे पूरा ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका आपका 2 पाई आर के अंदर, मतलब इस सरकमफ्रेंस के अंदर अपना ये वाला ऐड कर दूंगा, दोनों रेडियस अपनी ऐड कर दूंगा, तो मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आप लोगों को। अपना क्वेश्चन आता था, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। एक बार मैं देख लूँ यार, ठीक है, अब तो डर सा लगने लग गया है। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 66 सेंटीमीटर, यानी कि इस एक सेक्टर यहाँ पे बनाया गया है, उसका एरिया मुझे 66 सेंटीमीटर दे रखा है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है इस सेक्टर के एरिया। ओके, एंड द एंगल इज 60 डिग्री, एंगल आपका 60 डिग्री है। सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यार मुझे आर की वैल्यू चाहिए, मीन्स मुझे आर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। क्लियर है ना, आर की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। ओके, कैसे निकालोगे,
हाँ जी, देखो आपको एरिया गिवन है ना, तो सीधा सीधा इसका एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है ये पूरा सर्कल मेरा 360 डिग्री का होता है। ओके, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इंटू कितने डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का। ओके, ये मेरा सेक्टर का एरिया आ गया, जो कि मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर के इक्वल टू हो जाएगा। सो पाई की वैल्यू होती है मेरी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर तो मुझे निकाल नहीं है, इंटू 360 हो जाएगा ये आपका, इंटू 60 इज इक्वल टू 66। आर की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी, काटापीटी कर लोगे तो 6 6 36 हो गया गाइज, है ना, 3 पे चला जाएगा। आर स्क्वायर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 3 21। ओके, अब देखो यहाँ पर मुझे पता चल रहा भाई कुछ एक जैसा तो है नहीं, नंबर मेरा डिफरेंट ही बनेगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसके ऊपर रूट परफेक्ट स्क्वायर मेरा यहाँ पर नंबर बनने नहीं वाला। तो मैं क्या करूँगा, सबको अलग अलग लिखूँगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 3 है, 6 को भी मैं ब्रेक कर दूंगा, यानी कि 3 × 2 कर दिया मैंने। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं ये स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। सो आर की वैल्यू आ जाएगी, रूट से बाहर आ जाएगी 3, रूट में 7 2 14, 3√14 आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर है गाइस, 3√14 सेंटीमीटर। आगे बढ़। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन देख लो अब, सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है दोस्तों, पहले वो देख लेते हैं सेगमेंट क्या होता है हमारा। तो ये जो पोर्शन है इसको मैं अपना सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे इसका एरिया पूछा तो किस तरीके से निकालोगे, देखो सीधी सी बात है सर, आप बोलोगे कि अगर इस सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं अपना ट्रायंगल माइनस कर देता हूँ। क्लियर है, एक मैं बनाता हूँ अच्छी तरीके से ताकि आप लोग क्लियर हो। मीन्स ये मेरा सेक्टर है दोस्तों, ये मेरा पूरा ग्रीन वाला पार्ट है, ये मेरा सेक्टर है। ओके, इसमें से अगर मैं अपना रेड वाला पोर्शन माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये पर्पल वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, मीन्स वैसे सेगमेंट का सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि जैसे आपका सेक्टर का था एरिया का, बट हाँ अगर मैं पूरे सेक्टर में से अपना ट्रायंगल माइनस कर देता हूँ ये ऊपर वाला, तो मेरा अपना सेगमेंट आ जाता है। क्लियर है, सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चन रेयर बनते हैं। एक सेकंड मेरा चालू है ना, बीच में अटक गई थी हमारी वीडियो। तो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस जिसकी 42 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज 44 सेंटीमीटर। ओके, सो गाइज ये आपका एक सेगमेंट है। ठीक है, दिस इज सेगमेंट। मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ओके, अब मुझे गिवन क्या क्या है आप लोग वो देखिए, रेडियस यहाँ पर 42 है एंड 42 है। कोरस्पॉन्डिंग आर्क की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपका 44 सेंटीमीटर होगी कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ये आपकी 44 सेंटीमीटर है कोरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, सो अब निकालते हैं सेक्टर का एरिया निकालते हैं, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, दोनों में से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं सेक्टर का एरिया निकालूंगा गाइस, है ना, फिर अपना ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। डिफरेंट कलर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम रेड कलर यूज़ करते हैं। सेक्टर का एरिया मैं निकाल रहा हूँ, तो अभी आप लोगों ने सेक्टर का एरिया निकालना सीखा है। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इंटू थीटा। ओके, अच्छा चलो, सेक्टर का एरिया निकालने से पहले यहाँ पे थीटा, मुझे एरिया निकालने के लिए देखो मुझे रेडियस तो मुझे थीटा भी तो चाहिए होगा ना। देखो वैसे ना आपको एकदम कभी कभार होगा नहीं क्लिक होगा एकदम, बट जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि सर हाँ यहाँ पे मुझे ना एरिया निकालने के लिए थीटा भी चाहिए था, रेडियस भी चाहिए था। रेडियस तो है बट थीटा नहीं है, तो थीटा निकालेंगे पहले हम। थीटा कहाँ से निकालेंगे, ये जो मुझे कोरस्पॉन्डिंग आर्क दे रखी है ना, यहाँ से मैं अपना थीटा निकाल लूँगा। अगर मैं सेक्टर के सर्कमफ्रेंस की बात करता हूँ गाइज, वो क्या होता है आपका 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा। ओके ना, यहाँ से मेरा थीटा आ जाएगा, ये मुझे दे रखा है 44 का। ओके, सो 2 इंटू 22/7 ओके गाइज इंटू 360। आर कितनी है यहाँ पर 42 इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 44। यहाँ पर आपके सेक्टर का पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर। ओके, सो 7 6 42, 6 6 36, 60 हो जाएगा। 22 इंटू 2 आपका 44 होता है,
2 से कैंसिल करूँगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा मेरा आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा गाइज मेरा 60 डिग्री आ चुका है, तो दिस इज 60 डिग्री। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, 60 डिग्री हो गया। सो ये दोनों साइड है इक्वल है, ठीक है ना, तो इन दोनों की इन दोनों के सामने के कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे। तो आप जब ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओगे ना, तो ये दोनों एंगल भी आपके 60 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो एंगल बराबर है तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स भी बराबर हो जाएंगी, यानी कि ये भी मेरा 42 सेंटीमीटर की इसकी साइड आ जाएगी, ठीक है। ये मेरा 42 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि अब मैं ट्रायंगल का एरिया भी बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है भाई 42 42 42, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ओके, 42 42 42 ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल सकता हूँ। अच्छा, जिसको 60 डिग्री का मैं कन्फ्यूजन हो रही है कि सर कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता है भाई ट्रायंगल का तीनों एंगलों का सम मेरा 180 डिग्री होता है, यानी 60 + 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री गाइज। तो 60 वहाँ चला जाएगा, 120 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करूँगा 60 आ जाएगा मेरा, तो 60 डिग्री 60 डिग्री। ओके, ठीक है। सो अब आपका 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री हो चुका है ये ये मेरा एंगल मुझे मिल गया। अब ट्रायंगल का एरिया मेरा कितना हो जाएगा, √3/4। ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा गाइस √3/4 साइड स्केयर। साइड कितनी यहाँ पर 42 × 42, ये मेरा ट्रायंगल का एरिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ओके, अगर मैं सेक्टर के एरिया की बात करता हूँ, यहाँ पर लगाऊंगा भाई सेक्टर का एरिया आप लोगों का, तो सेक्टर का एरिया भाई 22/7 आर स्केयर गाइज 42 × 42 डिवाइड बाय 360 × 60 माइनस √3/4 × 42 × 42। ओके, अच्छा यहाँ पर मेरे ऊपर तो नहीं ज़्यादा आ रहा, ठीक है, ये साफ नहीं है। सोल्व कर लेते हैं इसको। 6 6 36 हो जाएगा, है ना, जहाँ तक कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल होगा, कैंसिल आउट करेंगे। 6 6 36 हो गया, 7 6 42 पूरा कैंसिल आउट हो गया है। ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इससे ही कैंसिल कर लो। 2 से कैंसिल करूँगा 21 हो गया, 2 से कैंसिल करूँगा 21 हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा कैंसिल। तो आप करो क्या, यहाँ से और यहाँ से 21 कॉमन ले लीजिए। अच्छा देखो, ये आपका सेक्टर का एरिया गाइज, और ये आपका ट्रायंगल का एरिया है। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया मारूंगा, निकालूंगा तो मेरा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो 21 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 21 कॉमन आ गया गाइज। अच्छा, और कुछ तो नहीं है ना यहाँ पर मेरे पास, 6 6 36, 7 6 42 कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 22 आ जाएगा, 42, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा √3, 21 √3, ठीक है। ये मेरे पास इस सेगमेंट का एरिया आ गया है। ओके, इस तरीके से निकालेंगे। बाकी ऑप्शन के अंदर जिस तरीके से दे रखा होगा हम उस तरीके से करेंगे। यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह है नहीं मेरे, जनरली मैंने आपको क्वेश्चन समझाने के लिए क्वेश्चन लिया था। सेगमेंट पर रेयर क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। अगर पूरेगा, अगर ऑप्शन में कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शन में इस तरीके से ना दो, ना दे रखा हो, 21 को अंदर मल्टीप्लाई कर रखा हो, तो 21 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना आप लोग, ओके ना। सो डैट्स ऑल गाइज, मेंसुरेशन 2D हमारा समाप्त होता है। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा ये, क्या करें, मेंसुरेशन है बड़ी हमारी, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो मेंसुरेशन आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन 2D अपनों ने कंप्लीट कर लिया। अगला लेक्चर आपका मेंसुरेशन 3D पर आएगा, सो तैयार रहिएगा आप लोग। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।